एक छोटे से गांव सोमपुर में वीरू नाम का एक गरीब आदमी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वीरू के पास कोई जमीन नहीं थी। इस वजह से वो जंगल से लकड़ी काटकर बेचता और उसी से अपना और अपनी माँ का गुजारा करता था। वीरू बेटा जल्दी निकल जा, सूरज उग आया है। जंगल जाने में देर कर देगा तो शाम तक लकड़ी काटकर लौटना मुश्किल हो जाएगा। हाँ माँ, मैं अभी निकलता हूँ, तू चिंता मत कर। वीरू अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की ओर निकलता है। वीरू जंगल की ओर जा रहा था। अचानक रास्ते में उसे गांव का सेठ मोहन मिलता है। ओ वीरू, कहाँ जा रहा है सुबह सुबह? प्रणाम सेठ जी, जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने। माँ के खाने का इंतजाम करना है ना, बस वही करने निकल पड़ा। तू भी अजीब आदमी है वीरू। ना जमीन है ना खेत, बस यही जंगल की लकड़ियों से पेट पालता है। सेठ जी, भगवान ने जो दिया है उसी में जी रहा हूँ। बात तो ठीक कहता है तू। अच्छा सुन, मुझे अपना गोदाम बनाने के लिए कुछ लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। क्या तू ला सकेगा? क्यों नहीं सेठ जी, अगर आपको लकड़ी चाहिए तो मैं पहुँचा दूंगा। बस बता दीजिए कितनी चाहिए और कब तक। अच्छा, तो कल से ही लकड़ी मेरे घर पे पहुंचाना शुरू कर। दाम अच्छा दूंगा। अगर तेरा काम ठीक रहा तो आगे भी तुझसे ही काम लूंगा। धन्यवाद सेठ जी, मैं अपनी पूरी मेहनत लगा दूंगा। वीरू जंगल में पहुंचता है। चारों ओर हरे भरे पेड़, पक्षियों की चहचहाट। वीरू कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ी काटना शुरू करता है। अगर ये काम सही रहा तो माँ को आराम मिलेगा, शायद झोपड़ी भी ठीक कर सकूं। भगवान, बस तू साथ देना। धीरे धीरे शाम होती है। वीरू लकड़ियां बांधकर अपने कंधे पर लाता है और गांव लौटता है। उसकी माँ दरवाजे पर बैठी इंतजार कर रही थी। आ गया बेटा, कितनी देर लगा दी, थक गया होगा। हाँ माँ, पर आज मन खुश है। सेठ जी ने मुझसे ढेर सारी लकड़ी मंगवाई है। भगवान तेरा भला करे बेटा, तेरी मेहनत रंग लाएगी। माँ बचे हुए राशन से खाना बनाती है। फिर दोनों खाना खाते हैं। शाम का समय। आसमान पर काले बादल घेर जाते हैं। तेज हवाएं चलने लगती हैं। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। गांव की पगडंडियां कीचड़ से भर जाती हैं। झोपड़ी के अंदर वीरू की बूढ़ी माँ खाट पर लेटी थी। बारिश में चल रही ठंडी हवा से वीरू की माँ को तेज बुखार हो गया था। ओ वीरू, मेरा सिर जल रहा है बेटा। अरे माँ, ये क्या हो गया? तेरा शरीर तो तपा हुआ है। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं अभी तेरे लिए दवा लेकर आता हूँ। इसके बाद वीरू तुरंत भीगते हुए बाहर निकल जाता है। तेज बारिश में की हालत भीगकर बदतर हो जाती है। वो भीगते हुए सेठ मोहन के घर पर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। अरे वीरू, तू इस वक्त और इस बारिश में यहाँ क्या कर रहा है? सेठ जी, मेरी माँ को तेज बुखार हो गया है। हालत बहुत खराब है। घर में ना दवा है ना राशन। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। तो तू चाहता क्या है? सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं कुछ पैसे लकड़ी में कटवा दूंगा और बाकी मैं मजदूरी करके लौटा दूंगा। ठीक है वीरू, पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन ब्याज देना होगा। ब्याज? सेठ जी, मैं गरीब आदमी हूँ, ब्याज के साथ पैसे कैसे लौटाऊंगा? तो सुन, मैं बिना ब्याज के पैसे नहीं देता। यदि ब्याज के साथ पैसे देने हैं तो बता, वरना पैसे भूल जा। ठीक है सेठ जी, जो शर्त आप कहें मैं मान लूंगा। ये ले कुछ रुपए, और याद रखना वीरू, ब्याज सहित पैसे समय पर चुका देना, वरना तू जानता ही है। धन्यवाद सेठ जी, मैं एक एक पैसा दूध से धोकर चुका दूंगा। वीरू बारिश में फिर से भीगता हुआ वैद्य जी की झोपड़ी की ओर दौड़ता है। अरे वीरू, इस तूफानी बारिश में यहाँ क्या कर रहा है? वैद्य जी, मेरी माँ को तेज बुखार हो गया है, कृपा करके कुछ दवा दे दीजिए। ओह, ठीक है, रुक, मैं अभी जड़ी बूटियाँ तैयार करता हूँ। वैद्य जी जल्दी से एक छोटी थैली में दवा भरकर वीरू को देते हैं। वीरू पैसे दे अपने घर की ओर लौटता है। माँ देखो, वैद्य जी से दवा ले आया हूँ, ये लो अभी खा लो। वीरू माँ को दवा खिलाता है और पानी पिलाता है। कुछ देर बाद माँ का पसीना छूटता है। अरे, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है बेटा। अगली सुबह माँ के शरीर में स्फूर्ति आ जाती है। वीरू थका हुआ पास बैठा था। वीरू बेटा, एक बात पूछूं? ये दवा और खर्च के लिए पैसे तो कहाँ से लाया? माँ, कल रात मैं सेठ मोहन के पास गया था, उनसे उधार लिया है, मगर सेठ ने ब्याज की शर्त रखी है।
ओ बेटा, ब्याज वाला पैसा गरीब आदमी को और गरीब बना देता है। हमें जल्दी से पैसे लौटाने होंगे। हाँ माँ, लेकिन उस समय और कोई रास्ता ही नहीं था। वीरू, क्यों ना तू इन बचे हुए पैसों से कोई खाने पीने का ठेला शुरू कर दे तो? इस बरसात में लकड़ी सुखाना और बेचना मुश्किल होगा, पर खाने पीने की चीज तो लोग खुशी से खरीदेंगे। अरे माँ, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। इस बारिश में जलेबी और फाफड़े का धंधा बहुत अच्छा चलेगा और हम सेठ का उधार भी चुका देंगे। हाँ बेटा, मेहनत ईमानदारी से करोगे तो भगवान जरूर साथ देगा। इसके बाद वीरू कुछ पैसे लेकर गांव की किराना दुकान पर पहुंचता है। राम राम टिल्लू जी, मुझे बेसन, तेल, शक्कर, हरी मिर्च और मसाले चाहिए। जलेबी फाफड़ा बनाने का सामान दे दीजिए। अरे वीरू, तू लकड़ी का काम छोड़कर अब जलेबी फफड़ा बनाएगा? वाह रे किस्मत। हाँ टिल्लू जी, वक्त के अनुसार रास्ता बदलना ही पड़ता है। दुकानदार सामान तौलकर थैली में रख देता है। वीरू पैसे चुका देता है और घर की ओर लौट पड़ता है। माँ, सारा सामान ले आया हूँ, अब काम शुरू करें। हाँ बेटा, आज हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। देखना, सब अच्छा होगा। दोनों मिलकर जलेबी फाफड़ा बनाते हैं। घर में जलेबी फाफड़ा की खुशबू फैल जाती है। वीरू, ये तो बहुत अच्छे बन रहे हैं। इन्हें बेचने ले जा और ईमानदारी से मेहनत कर। हाँ माँ, आज से हमारी नई शुरुआत होगी। वीरू जलेबी फाफड़ा को एक टोकरी में रखता है और सिर पर उठाकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। बाजार में लोगों की भीड़ थी। गर्मा गर्मा जलेबी फाफड़ा, ताजे और स्वादिष्ट जलेबी फाफड़ा। कुछ लोग उसके आसपास रुककर देखते हैं, पर जलेबी फाफड़ा नहीं खरीदते। पास ही एक और ठेला लगा था, जहां पहले से जलेबी फाफड़ा बिक रहे थे। उस ठेले का मालिक था मोनू, जो वर्षों से बाजार में जलेबी फाफड़ा बेचता आ रहा था। अरे, ये कौन मेरे सामने जलेबी फाफड़ा बेच रहा है? इसकी इतनी हिम्मत मेरे सामने बेचेगा? ठीक है, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। वीरू ग्राहकों को बुलाने में व्यस्त था। उसे मोनू की चालाकी का अंदाजा नहीं था। गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा, ताजे और स्वादिष्ट जलेबी फाफड़ा। ले लो भाई, ले लो। वीरू सुबह से लेकर शाम तक ग्राहकों को बुलाता था, लेकिन कोई भी नहीं आया। वीरू का चेहरा उतर जाता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। हे भगवान, इतनी उम्मीद से काम शुरू किया था, लेकिन कोई भी ग्राहक नहीं आया। पास खड़ा मोनू यह दृश्य देखकर मन ही मन मुस्कुराता है। लगता है आज कोई भी मेरे जलेबी फाफड़ा नहीं खरीदेगा। वीरू निराश मन से अपनी टोकरी उठाता है और भीगी आंखों के साथ घर लौट आता है। घर के दरवाजे पर वीरू की माँ इंतजार कर रही थी। क्या हुआ बेटा, जलेबी फाफड़े बिके नहीं क्या? वीरू चुपचाप टोकरी जमीन पर रख देता है। माँ, बाजार में किसी ने मेरे जलेबी फाफड़े खरीदे ही नहीं। सारे लोग मोनू के ठेले पर जाकर खाते थे। सारे पैसे भी इसमें लग गए। अब सेठ का कर्ज कैसे चुकाएंगे? बेटा चिंता मत कर, हर नया काम शुरुआत में कठिन होता है। भगवान तेरे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। तभी बाहर से आवाज आती है। दरवाजे पर सेठ मोहन अपने 2 आदमियों के साथ खड़ा था। अरे वीरू, कहाँ है तू? बाहर आ, आज हिसाब करना है। माँ, ये तो सेठ है। लगता है पैसे वसूलने आया है। हिम्मत रख बेटा, सच बोलना, भगवान सब देख रहे हैं। वीरू अपनी माँ के साथ बाहर आता है। सेठ जी, मुझे पता है कि आप पैसे लेने आए हैं, मगर क्षमा कीजिए, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। सारे रुपए जलेबी फाफड़े के काम में लगा दिए। जैसे ही काम संभल जाएगा, मैं आपके पैसे चुका दूंगा। अरे, मुझे बेवकूफ मत बना। तेरे जलेबी फफड़ा का क्या भरोसा, बिके या ना बिके? मैं यहाँ हाथ पर हाथ धरे कब तक बैठा रहूं? मैंने तुझे मजाक में उधार नहीं दिया था। वीरू सिर झुका लेता है। उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुन ले वीरू, मैं तुझे 2 महीने की मोहलत देता हूँ। इस 2 महीने के अंदर पैसे चुका देना, वरना ये घर में जब्त कर लूंगा। धन्यवाद सेठ जी, मैं 2 महीने के अंदर आपके पैसे चुका दूंगा। यह कहकर सेठ अपने 2 आदमी के साथ निकलता है। कुछ समय बाद वीरू फिर से जलेबी फाफड़ा बनाकर बाजार जाता है। वह सड़क किनारे बैठकर आवाज लगाता है। गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा, घर के बने जलेबी फाफड़ा। लो भाई लो। उसी समय एक बूढ़ा कमजोर आदमी लाठी टेकते हुए मोनू के ठेले पर पहुंचता है।
बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया। कुछ खाने को दे दो। अरे तुझे दिख नहीं रहा यहाँ कितनी भीड़ है? जाओ आगे बढ़ो। वीरू दूर से यह देखता है। उसकी आंखों में करुणा भर आती है। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे वीरू के पास आता है। बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया। कुछ खाने को दे दो। बाबा, वैसे भी मेरे जलेबी फाफड़ा कोई नहीं खा रहा, आप ही खा लीजिए। वीरू अपने हाथ से प्लेट में जलेबी फाफड़ा रखकर बूढ़े को देता है। बूढ़ा जलेबी फाफड़ा खाकर उसका पेट भर गया। बूढ़ा मुस्कुराता है, झोली से एक थैली निकालता है और वीरू को देता है। बेटा, ये बहुत दुर्लभ जड़ी बूटी है। इसे जलेबी फाफड़े में मिलाएगा तो स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन याद रखना, इसे सिर्फ भलाई के काम में इस्तेमाल करना। बाबा, आप कौन हैं और ये सब मुझे क्यों दे रहे हैं? बूढ़ा मुस्कुराता है और धीरे धीरे गायब हो जाता है। वीरू की आंखों में हैरानी थी। संध्या तक वीरू के कुछ जलेबी फाफड़ा बिक जाते हैं। वह भर लौटता है। माँ, आज भगवान ने चमत्कार कर दिया। कुछ जलेबी फाफड़ा बिक गए और हाँ, एक बाबा ने मुझे जड़ी बूटी दी है। बेटा, हो सकता है वो बाबा भगवान के ही दूत हों। उनकी बात हल्के में मत लेना। सुबह होते ही वीरू किराना दुकान पर जाता है। टिल्लू जी, ये कुछ पैसे हैं, बाकी उधार में लिख लीजिए। मुझे जलेबी फाफड़ा बनाने का सामान चाहिए। ठीक है वीरू, तू ईमानदार आदमी है, तेरे लिए उधार लिख दूंगा। वीरू और माँ मिलकर जलेबी फाफड़ा बनाने लगते हैं। जड़ी बूटी डालते ही रसोई में अद्भुत खुशबू फैल जाती है। खुशबू फैलते ही लोग इकट्ठे होने लगते हैं। अरे भाई, क्या डाला है इसमें? खुशबू तो लाजवाब है। सही कहा, जल्दी खिलाओ। लोग जलेबी फाफड़ा खाते हैं और तारीफ करने लगते हैं। संध्या तक सारे जलेबी फाफड़ा बिक जाते हैं। माँ, आज तो सारे जलेबी फाफड़ा बिक गए। लोग बार बार तारीफ कर रहे थे। देखा बेटा, भगवान मेहनती और नेक दिल का साथ कभी नहीं छोड़ते। धीरे धीरे वीरू की दुकान मशहूर हो जाती है। कुछ महीनों बाद वीरू सड़क किनारे से हटकर एक छोटी दुकान खोल लेता है। भैया, 2 प्लेट जलेबी फाफड़ा देना और मिर्ची ज्यादा देना। माँ दुकान के कोने में बैठी गर्व से बेटे को देखती रहती है। एक दिन वीरू कमाई का बड़ा हिस्सा लेकर सेठ के घर पहुंचता है। सेठ जी, ये लीजिए आपके सारे पैसे। अरे वाह वीरू, मैंने तुझे 2 महीने की मोहलत दी थी और तूने 2 महीने के अंदर ही पैसे दे दिए। तेरी मेहनत और ईमानदारी ने तेरी किस्मत बदल दी। धन्यवाद सेठ जी। उधर मोनू अपने ठेले पर उदास बैठा था। सब लोग वीरू के पास क्यों जा रहे हैं? जरूर कोई राज है, मुझे यह जानना ही होगा। वीरू और उसकी माँ जलेबी फाफड़ा बना रहे थे। तब खिड़की के पीछे मोनू यह देख लेता है। रात को हेमू चुपके से वीरू के घर में घुसता है और जड़ी बूटी चुरा लेता है। मिल गई। अब देखना, कल लोग मेरे पास ही आएंगे। अगली सुबह मोनू अपने ठेले पर वही जड़ी बूटी डालकर जलेबी फाफड़ा बनाता है, लेकिन खुशबू अजीब थी। ये कैसी गंध है? चलो खाकर देखते हैं। ग्राहक जलेबी फाफड़ा खाते ही थूक देते हैं। अरे, ये तो कड़वा और बेस्वाद है। मोनू खुद भी खाता है और खांसने लगता है। तेल की कड़ाही गिर जाती है और ठेला जलकर राख हो जाता है। अगली सुबह मोनू सीधे वीरू की दुकान पर पहुंचता है। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। वीरू भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी जड़ी बूटी चुराई थी। मैंने सोचा तुम्हारी सफलता छीन लूंगा, लेकिन मेरा सब कुछ जलकर राख हो गया। मोनू, लालच हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। मेहनत और सच्चाई ही इंसान को आगे बढ़ाती है। मैं तुझे माफ करता हूँ, लेकिन याद रखना, लालच मत करना। हाँ वीरू, अब मैं मेहनत से ही कमाऊंगा। यही मेरी सबसे बड़ी सीख है। वीरू की ईमानदारी और भलाई ने उसे सम्मान दिलाया और मोनू को लालच छोड़कर मेहनत का रास्ता दिखाया।